नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान में स्थापित की गई अपनी तरह की पहली विश्व की सबसे जटिल MRI सुविधा की। बताएंगे भारतीय शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के दौरान बढ़ रहे PPE किट कचरे से उपयोगी उत्पाद बनाकर निकाला सुरक्षित समाधान। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। NBRC में विश्व की सबसे जटिल MRI सुविधा स्थापित। अपनी तरह की पहली 3 टेस्ला MRI क्षमता के साथ भारत मानव तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में हुआ शामिल। पहली बार ग्लेशियर द्वारा मुख्य मार्ग बदलने की मिली जानकारी। भारतीय शोधकर्ताओं के ताजा अध्ययन से अब ग्लेशियल टेक्टोनिक परस्पर संपर्क को समझने में मिल सकेगी मदद। PPE किट से उपयोगी प्लास्टिक उत्पाद बनाने में मिली सफलता। CSIR NCL ने उद्योगों के सहयोग से निकाला कोविड-19 के दौरान बढ़े कचरे के निष्पादन का कुशल समाधान। और डिजिटल पहचान और स्मार्ट गवर्नेंस के अगले युग का आरंभ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार 2.0 कार्यशाला का किया आयोजन। आधार सेवा को और उत्कृष्ट बनाने की पहल। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विश्व की सबसे जटिल और अपनी तरह की पहली MRI सुविधा का उद्घाटन किया। मानेसर स्थित राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र में स्थापित की गई ये सुविधा मस्तिष्क की गहन स्कैनिंग से जुड़ी गतिविधियों को बहुत तेजी से संचालित करने में सक्षम है। ये मशीन पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, अवसाद जैसे रोगों के लिए व्यापक मानव समूह डेटा विकसित करने में सहायक होगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। हरियाणा के मानेसर में स्थित राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान है। मस्तिष्क तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में देश का ये उत्कृष्ट अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान लगातार पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, अवसाद और मस्तिष्क से जुड़े अन्य विकारों को लेकर समझ बढ़ाने और समाधान विकसित करने का काम कर रहा है। इन अध्ययनों में सबसे अहम होता है हर स्थिति के मस्तिष्क की स्कैनिंग कर इमेजिंग डेटा तैयार करना, जो MRI सुविधा द्वारा किया जाता है। हाल ही में NBRC में अपनी तरह की पहली और विश्व की सबसे जटिल MRI सुविधा स्थापित की गई है। इस सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस 3 टेस्ला MRI में इस तरह की प्रचलित मशीनों के अलावा कई तरह की विशेषताओं को जोड़ा गया है। ये नवीन सुविधा पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, चिंता, अवसाद, PTSD, बाइपोलर सहित सामान्य मस्तिष्क और मनोविकारों से पीड़ित रोगियों के लिए मानव समूह डेटा विकसित करने में सहायक साबित होगी। This machine what we purchased is a 3 Tesla MRI with a यह एक टेस्ला MRI मशीन है जिसमें विभिन्न ऐसी विशेषताएं हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं हैं। इसके द्वारा जो हम करने में सक्षम हैं, लीगल जॉन्स हॉपकिंस जैसी जगहों पर उपलब्ध हाई ग्रेड MRI मशीनें उसका सिर्फ 20 से 30% कर सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुनाभिकीय क्षमता है, जहां सोडियम इमेजिंग, फास्फोरस इमेजिंग, फ्लोरीन इमेजिंग और कार्बन 13 इमेजिंग जैसी कई जानकारियां अब एक साथ संभव हैं। and also the carbon 13 imaging, all are possible now. ये मशीन मस्तिष्क में अत्यधिक संवेदनशील रिसेप्टर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का पता लगा सकती है और उनकी मात्रा की भी सूचना दे सकती है, जिसका सीधा संबंध अल्जाइमर्स और पार्किंसंस सहित विभिन्न मस्तिष्क रोगों के शुरू होने से है।
ये मस्तिष्क में मौजूद सोडियम के स्तर का पता लगाने में सक्षम है, जो ब्रेन ट्यूमर के आकलन के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है। इसके अलावा ये प्रदूषण या कई अन्य कारणों से मस्तिष्क में पहुंच चुके हैवी मेटल की मात्रा और स्तर को भी बता सकती है। अनुकूलित MRI स्कैन 3 टेस्ला गहन स्कैनिंग से जुड़ी गतिविधियों को बहुत तेजी से संचालित करने में सक्षम है, जिससे मरीजों का स्कैनिंग में लगने वाला समय पहले से प्रचलित मशीनों की तुलना में लगभग 1/4 तक बच जाता है, जो कि अल्जाइमर जैसे रोगों का शुरुआती चरण में ही पता लगाने में सहायक होगा। नॉर्मल MRI आप कहीं भी कर सकते हैं। नॉर्मल MRI में ब्रेन का स्ट्रक्चर और एनाटॉमी आप मेज़र करते हैं MRI इमेजेस में, बट यहाँ पर MRI भी आप कर सकते हैं। MRS एक टेक्निक है जिससे ब्रेन में केमिकल्स मेज़र कर सकते हैं। fMRI एक है, उसमें जैसे आप कुछ भी टास्क करते हो तो आपका ब्रेन का एक पर्टिकुलर रीजन में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो fMRI टेक्निक से आप पता कर सकते हैं। QSM एक टेक्निक है जो मैंने आपको मेटल डिपोजिशन का बताया, तो क्वांटिटेटिव ससेप्टिबिलिटी मैपिंग, इससे आप देख सकते हैं कि ब्रेन में किस रीजन में कितना मेटल डिपॉजिट हो रहा है। जैसे ये अल्जाइमर्स डिजीज़ है, ये बहुत लेटर स्टेज पे हमें पता चलता है कि ये डिज़ीज़ है, बट इन सब इमेजिंग ये नई टेक्निक से हम कोशिश कर रहे हैं रिसर्च करने की कि पहले ही पता चल जाए कि डिज़ीज़ है। MRI की नवीन सुविधा ने NBRC द्वारा किए जा रहे विश्व स्तरीय अनुसंधान को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है, जो मस्तिष्क से जुड़े विकारों के लिए तर्क संगत उपचारों और इलाज के खोज संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देगा। ब्रेन इनिशिएटिव ऑफ USA और यूरोपियन ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहल में उपयोग की जा रही इस अत्याधुनिक MRI क्षमता के साथ भारत भी मानव तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र की अग्रणी पंक्ति में शामिल हो गया है। देहरादून स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने ग्लेशियरों पर एक नया शोध जारी किया है। इस अध्ययन में पहली बार ग्लेशियर द्वारा अपना मुख्य मार्ग बदलने की जानकारी प्राप्त हुई है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस तरह के बदलाव से ग्लेशियल टेक्टोनिक के बीच परस्पर संपर्क को समझने में मदद मिल सकती है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। हिमालय पर मौजूद ग्लेशियर यानी हिमनद ताजे पानी का प्रमुख स्रोत रहे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते ग्लेशियरों पर बर्फ कम होने और ग्लेशियर सिकुड़ने और बर्फ टूटने से आने वाली बाढ़ की घटनाएं सामने आती रही हैं। इसको लेकर लगातार ग्लेशियरों पर नजर रखी जा रही है। वैज्ञानिक संस्थान अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में देहरादून स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के शोधकर्ता उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ऊपरी काली गंगा घाटी के एक ग्लेशियर का अध्ययन कर रहे थे। उपग्रह आधारित इस अध्ययन के दौरान देखा गया कि इस ग्लेशियर ने अचानक अपना मुख्य मार्ग बदल लिया। ये पहली बार था जब किसी ग्लेशियर के इस तरह मार्ग बदलने की घटना को दर्ज किया गया हो। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये बदलाव जलवायु और टेक्टोनिक गतिविधि के संयुक्त प्रभाव का नतीजा है। इस नई जानकारी से अब ग्लेशियरों में आ रहे बदलावों को लेकर ग्लेशियल टेक्टोनिक के बीच परस्पर संपर्क को समझने में मदद मिलेगी। इस अध्ययन के नतीजे जियो साइंस जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। कोई भी ग्लेशियर होता है वो एक पर्टिकुलर वैली में मूव करता है। तो हमने जब सैटेलाइट इमेज को सर्च किया तो हमने देखा कि एक ग्लेशियर इस वैली में जो अननेम्ड ग्लेशियर है वो अपनी वैली में न मूव करके अपनी वैली को तोड़ करके किसी दूसरी वैली में एंटर कर गया है। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ द ग्लेशियर कैप्चरिंग यू कैन से, एंड इट इज़ ए ग्लेशियर पायरेसी टाइप जो है एक स्ट्रक्चर हमने, एक फीचर हमने हिमालय रीजन में देखा जो अभी तक रिपोर्टेड नहीं है और किसी ने अभी तक हिमालय रीजन में ये सब चीज़ें रिपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे जिस फिनोमिना को होने के लिए सिर्फ क्लाइमेट ही इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करता है। इसके लिए
आप टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ जो है उस रीजन में जो फॉल्ट है और जो जितने भी स्कार्पमेंट उस रीजन में, ये सब इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिमोट सेंसिंग और पुराने सर्वेक्षण मानचित्र के आधार पर शोधकर्ताओं के दल ने 5 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर का अध्ययन किया। एक सक्रिय फॉल्ट ने इस ग्लेशियर में उत्तरी डिप की ओर एक 250 मीटर की ऊंचाई वाला फॉल्ट स्कार्प उत्पन्न कर दिया, जिसके चलते उत्तर पूर्व की ओर बहने वाले इस ग्लेशियर का मार्ग बदल गया और इसकी दिशा दक्षिण पूर्व की ओर हो गई। इसके नतीजे में ये ग्लेशियर सिकुड़ गया और दूसरे ग्लेशियर में विलय हो गया। ये घटना ग्लेशियर के अनूठे व्यवहारों में से एक है, जिसका पहली बार अवलोकन किया गया है। ऋषिगंगा में एक बड़ा सा रॉक मास जो है टूट करके, और उसके साथ जो हैंगिंग ग्लेशियर था वो टूट करके जो है नीचे रौथी गदेरे में आया था। और जबकि विंटर में ये सब चीज़ें प्रोसेस हिमालय रीजन में नहीं होती है, तो ये दिखाता है कि जो सेम प्रोसेस ऋषिगंगा में हुई थी वही प्रोसेस कभी इस वैली में हुई थी। अब ये समर में टूटा, विंटर में टूटा, जब भी टूटा, लेकिन ये ग्लेशियर टूटा है उस टाइम पे और ये रीजन टूटा है उस टाइम पे, और उसके टूटने की वजह से जो है ये दूसरी वैली में शिफ्ट हो गया था। अब इस स्टडी का अगर हम देखें तो यह एक टाइप की बिल्कुल जो है क्लाइमेट टेक्टोनिक इंटरेक्शन की एक स्टडी है, जो अभी पहली बार हमने अभी सिर्फ इसको रिपोर्ट किया है यहाँ पे। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई रिसर्चर इसमें रिसर्च करना चाहता तो उसके लिए एक बहुत वाइड फील्ड है, क्योंकि हिमालय आपको मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ कि भाई टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है। इस अध्ययन से पता चलता है कि ग्लेशियरों में आने वाले परिवर्तनों के लिए सिर्फ जलवायु ही कारक नहीं है, बल्कि भूगर्भीय हलचल भी हिमनदों के जल ग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि हिमालय एक टेक्टोनिक रूप से सक्रिय श्रृंखला है, इसलिए यहाँ पर जोखिम बना रहता है। ये ताजा शोध ग्लेशियर अध्ययन में एक नया दृष्टिकोण देने वाला है। CSIR की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 PPE किट कचरे के कुशल निष्पादन का तरीका निकाला है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने PPE किट से उपयोगी प्लास्टिक उत्पाद बनाने में सफलता हासिल की है। इसके लिए पुणे के कई अन्य कंपनियों के साथ भी हाथ मिलाया गया है। ये तरीका कोविड के दौरान बड़ी तादाद में बड़े संदूषित प्लास्टिक कचरे से निजात दिलाने में सहायक हो सकता है। एक रिपोर्ट। कोविड महामारी के दौरान सबसे ज्यादा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की जरूरत पड़ी। अस्पतालों से लेकर सुरक्षा कर्मियों, सफाई कर्मचारियों और घरों में भी लोगों को एकल उपयोग वाली PPE किट का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके नतीजे में बड़ी तादाद में प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ। एक अनुमान के मुताबिक मई 2021 में ही रोजाना कोविड-19 से जुड़ा 200 टन अपशिष्ट उत्पादित हुआ। इस संदूषित कचरे का निष्पादन एक बड़ा सवाल था। अभी एकल उपयोग वाले दस्ताने, मास्क और आवरण कचरे को फिलहाल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत जलाया जाता है, लेकिन इससे हानिकारक ग्रीन हाउस गैसें पैदा होती हैं। इसी को देखते हुए पुणे स्थित CSIR की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने PPE किट को सुरक्षित और उपयोगी उत्पाद में बदलने का एक समाधान निकाला है। NCL ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसका प्रसार बड़े पैमाने पर पूरे देश में कर PPE किट के रूप में पैदा होने वाले संदूषित कचरे का सुरक्षित निष्पादन किया जा सकता है। नियमों के अनुसार इस कचरे को अभी भस्म किया जाता था। भस्मीकरण प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। CSIR NCL ने CSIR IIP देहरादून के साथ मिलकर इस समस्या से निपटने का एक ऐसा समाधान निकाला है जिससे इस कचरे को उपयोगी उत्पादों में रिसाइकल किया जा सकता है। पहली चुनौती इस संदूषित कचरे को कीटाणु रहित करने और फिर इसे उपयोगी उत्पाद में बदलने की थी। हमने इसके लिए एक परिशोधन प्रोटोकॉल के रूप में ऑटोक्लेविंग का उपयोग किया। ऑटोक्लेविंग उद्योग में स्थापित एक मानक है।
because autoclaving is a known standard in the industry. NCL ने अन्य कंपनियों के साथ मिलकर कचरे की प्रभावी रिसाइकलिंग के लिए एंड टू एंड प्रक्रिया विकसित करने पर काम किया। इस तकनीकी विकास में देहरादून स्थित CSIR के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने भी सहयोग किया। इस प्रक्रिया में पहला चरण कचरे को जमा कर उसको प्रदूषण मानकों के अनुसार कीटाणु रहित करना। उसके बाद PPE किट को आसानी से संसाधित और अपसाइकिल किए गए एग्लोमेरेटेड रूप यानी पैलेट्स और दानों में परिवर्तित करना। इन पॉलीमर पैलेट्स और दानों से ढलाई द्वारा गैर खाद्य और ऑटोमोटिव उत्पाद बनाना। We got in touch with Pasco. They supplied us with decontaminated PP suits. Then with the help of Reliance Industries, पास्को कंपनी ने हमें परिशोधित PPE सूट उपलब्ध कराए। फिर रिलायंस और पुणे की कुछ अन्य कंपनियों के सहयोग से हमने PPE सूट को पैलेट्स और दानों का आकार दिया ताकि उन्हें मोल्डिंग मशीन जैसे विभिन्न प्लास्टिक प्रसंस्करण उपकरणों में डाला जा सके। हमारे वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा तय परिस्थितियों में इन PPE पैलेट्स को मशीनों में डालकर सफलतापूर्वक विभिन्न उत्पादों में ढाला जाता है, जैसे गार्डन बकेट, प्लास्टिक ग्रोवर, कुछ संरचनात्मक ऑटोमोटिव उत्पाद जैसे यह दरवाजे का पैनल जिसमें लगभग 35% ग्लास फाइबर होता है। and also automotive structural body parts. NCL ने स्थानीय पॉलीमर उद्योग और पर्यावरण संरक्षण इकाइयों को शामिल कर पुणे में 100 किलोग्राम स्तर का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिसमें सुरक्षित तरीके से विभिन्न प्लास्टिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। First, we were treating the PPE kits by way of incineration, but पहले हम भस्मीकरण के माध्यम से PPE किट को उपचारित कर रहे थे, लेकिन चौथे दिशा निर्देश के बाद मिले विकल्प के तौर पर हमने प्लास्टिक कोटेड PPF किट को ऑटोक्लेव करना शुरू कर दिया। NCL इसे और अधिक पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाने की कोशिश कर रही थी। हमने लगभग 1 से 2,000 किलोग्राम PPE किट को शुद्ध कर उन्हें सौंपा। 1000 kg or 2000 kg PPE kits and handed over to them. जिस तरह कोविड महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है और उससे जुड़ी समस्याएं सामने मौजूद हैं, CSIR NCL का यह ग्रीन समाधान पूरे देश में PPE कचरे का न सिर्फ निष्पादन कर सकता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के साथ रिसाइकलिंग प्रक्रिया के द्वारा अन्य बहुउपयोगी उत्पादों की जरूरत को भी पूरा कर सकता है। आधार सुविधा आज देश के नागरिकों की पहचान बन चुकी है। इसी में अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आधार 2.0 की शुरुआत की जा रही है। इस उपलक्ष्य में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 23 से 25 नवंबर तक आधार 2.0 डिजिटल पहचान और स्मार्ट गवर्नेंस के अगले युग का आरंभ शीर्षक के तले चली इस कार्यशाला में आधार सेवाओं और अनुभवों की समीक्षा कर उनको और उत्कृष्ट बनाने पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट। मेरा आधार मेरी पहचान के नारे के साथ शुरू हुई आधार सेवा ने देश में लोगों को न सिर्फ एक डिजिटल पहचान दी, बल्कि खासकर दूर दराज के वंचित और पिछड़े समुदायों को मुख्य धारा से जोड़कर उन तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने का भी काम किया है। आज बैंक खाता खोलने से लेकर स्वास्थ्य सेवा लाभ, सरकारी सब्सिडी हस्तांतरण और जहां बैंक नहीं है वहां एक ATM के तौर पर आधार विभिन्न तरीकों से हितधारकों को आसानी से सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद कर रहा है। अब जब मौजूदा सरकार तेजी से ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ जैसे अभियानों के साथ आगे बढ़ रही है, अगले 10 साल में आधार सुविधा का इस्तेमाल भारतीय जनजीवन को और सुलभ बनाने में कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है। इसी पहल के तहत 23 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आधार 2.0 डिजिटल पहचान और स्मार्ट गवर्नेंस का अगले युग का आरंभ नाम से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 25 नवंबर तक चली इस कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अजय साहनी,
और UIDAI के CEO डॉक्टर सौरभ गर्ग सहित विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े गणमान्य लोग मौजूद रहे। आधार आधार पिछड़े हाशिए पर रहने वाले लोगों, समाजों, आदिवासियों में एक सार्थक बदलाव लाया है। अब सवाल ये है कि क्या हम प्रमाणीकरण की लागत को और कम कर सकते हैं? मुझे लगता है जितना अधिक हम अंडरलाइन प्रौद्योगिकियों को देखते हैं, ऐसी तकनीकों का विकास करते हैं जो ज्यादा किफायती हैं, इस्तेमाल हो रहे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दरों को और कम कर सकते हैं। The software piece of it, the entire running, I think we should be able to further reduce the cost. आधार 2.0 कार्यशाला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की अपनी अब तक की सेवाओं की समीक्षा करने, हितधारकों के अनुभवों को साझा करने, उनका विश्लेषण कर भावी पहलुओं पर गौर करने की एक पहल है, जिसके तहत भारत सरकार और पहचान प्राधिकरण सत्यापन और eKYC सेवाओं का उपयोग करने वाले निजी क्षेत्र के संस्थान, लीडिंग थिंक टैंक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के SMEs, सामाजिक और नियामक क्षेत्र के संगठनों को हितधारकों के तौर पर ऑफलाइन और ऑनलाइन मंच के द्वारा जोड़ा गया और डिजिटल ID के विकास और परिवर्तन के बारे में चर्चा की गई। The Aadhaar 2.0 workshop is इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि अगले 10 वर्षों में हम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कैसे आधार का उपयोग कर सकते हैं, और आधार की संरचना का फोकस सिर्फ समावेशन के मुद्दों पर है। जो सबसे वंचित, सबसे दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां भी आधार नामांकन संभव है, प्रमाणीकरण संभव है। यह सुनिश्चित करता है कि लाभ उन लोगों तक पहुंचे। आधार सेवा इसी पर केंद्रित है और अब हम देख रहे हैं कि अन्य क्षेत्रों में इसके क्या उपयोग हो सकते हैं। on that, and we are looking at what other use cases can be there. कार्यशाला के दौरान विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के लिए नामांकन और अपडेट इकोसिस्टम को मजबूत व सरल बनाना, डिजिटल पहचान, समावेशी विकास और सशक्तिकरण की कुंजी, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आधार के उपयोग का विस्तार, विश्वसनीय डिजिटल पहचान स्थापित करना, सूचना सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पहचान मानक के रूप में आधार, डेटा सुरक्षा और निजता के कानूनी पहलू, सार्वभौमिक प्रमाणकर्ता के रूप में स्मार्ट उपकरण और आधार में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना जैसे 8 सत्र आयोजित किए गए, ताकि भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप आधार सेवा को ज्यादा स्मार्ट और जनजीवन को आसान बनाने वाला रूप दिया जा सके। आधार के रूप में एक बड़ी सशक्त डिजिटल आइडेंटिटी सभी भारतवासियों को मिली है। बैंक में अकाउंट खोलना हो, टेलीकॉम की आपने नया सिम कार्ड लेना है या नई सर्विसेज लेनी है, या आपने और कई डिजिटल दुनिया में फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और हर तरह की सर्विस में ये उपयोगी सिद्ध होता है। इस तरह के इकोसिस्टम्स बाकी डोमेन्स में, बाकी सेक्टर्स में भी बना पाएँ, जिससे कि न केवल सरकार की तरफ से जो सर्विसेज होती हैं बल्कि एक एज टीम इंडिया, एज डिजिटल इंडिया, हम मिलकर इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर पाएँ। ये ध्येय है इस वर्कशॉप का। आधार सुविधा ने बड़ी संख्या में लोगों को पहचान दी है। आज देश के लगभग 99.8% वयस्क इस सेवा से जुड़े हुए हैं। आधार ने ये साबित किया है कि वास्तविक पहचान की तुलना में डिजिटल पहचान का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। साथ ही इसने सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ उन्हें पारदर्शी बनाया है। आधार 2.0 इन्हीं सेवाओं को और उत्कृष्ट बनाने की एक जनहितकारी पहल साबित होगी। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताज़ा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। ऑनलाइन इंटरैक्टिव माध्यम आधारित शोध प्रदर्शन और नवीन अध्यापन पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने देश की पहली वर्चुअल साइंस लैब की शुरुआत की है।
CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत शुरू की गई इस सुविधा का केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुभारंभ किया। वर्चुअल प्रयोगशाला मंच 6वीं से 12वीं तक के उन छात्रों को आसान सुविधा उपलब्ध कराएगा जो विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान और IT विषयों पर विभिन्न गतिविधियों और संकायों का उपयोग कर विज्ञान के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं। यह मंच बच्चों को पूरे देश के वैज्ञानिकों से जुड़ने का अवसर देगा। यह शुरुआत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है, जो स्ट्रीम की अवधारणा को समाप्त कर सभी वर्गों के छात्रों तक विज्ञान को पहुंचाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस नई सुविधा से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सरकारी स्कूलों के छात्रों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि घर पर किया गया दैनिक ध्यान हल्के स्मृति ह्रास या अल्जाइमर रोगियों के मस्तिष्क में ग्रे मैटर की मात्रा बढ़ा सकता है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सत्यम कार्यक्रम के तहत समर्थित इस शोध में अपोलो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, कोलकाता के निदेशक और मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ घोष के नेतृत्व में IIT हैदराबाद और अन्य संस्थानों के संयुक्त दल ने यह अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने रोगियों के समूह बनाकर 6 महीने तक रोजाना आधा घंटा ध्यान का अभ्यास कराया और 6 महीने बाद सभी की MRI स्कैनिंग और तंत्रिका मनोविज्ञान मूल्यांकन किया गया। देखा गया कि इन रोगियों के मस्तिष्क में याददाश्त को नियंत्रित करने वाले ग्रे पदार्थ की मात्रा बढ़ गई थी। इस अध्ययन से साबित होता है कि एक सरल, सस्ती और पालन करने में आसान ध्यान दिनचर्या हल्की संज्ञानात्मक हानि और हल्के अल्जाइमर रोग को रोकने में सहायक हो सकती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के खगोलविदों ने अब 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक विशालकाय ब्लैक होल सिस्टम की नई अवस्था का पता लगाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एक तीव्र प्रकाशमान अवस्था वाली सक्रिय आकाशगंगा का केंद्र है, जिससे सामान्य से 10 गुना ज्यादा एक्सरे उत्सर्जन हो रहा है, जो कि 10 लाख करोड़ सूर्य के बराबर है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद अन्य भारतीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के सहयोग से की गई यह खोज जांचने में मदद कर सकती है कि तीव्र गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश की गति के त्वरण के प्रभाव में कण कैसा व्यवहार करते हैं। यह अध्ययन ब्रह्मांड की शुरुआत में आकाशगंगाओं के निर्माण, पारस्परिक प्रभाव और विकास में उच्च गुरुत्वाकर्षण और पदार्थ के त्वरण की भूमिका का अध्ययन करने में मददगार साबित हो सकता है। एरीज के खगोलविद 2015 से OJ-287 नामक इस ब्लैक होल सिस्टम की निगरानी कर रहे हैं, जो लगभग हर 12 वर्षों में बार-बार ऑप्टिकल चमक में बढ़त दिखाता है। ताज़ा नतीजे इसी अध्ययन का हिस्सा हैं। कोलंबिया में आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में इस बार भारतीय प्रतिभागियों ने असाधारण प्रदर्शन दर्ज कराया है। 14 से 21 नवंबर तक ऑनलाइन मंच द्वारा आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में थाईलैंड और रूस के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहा। टीम प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार हासिल करने के साथ व्यक्तिगत प्रतियोगिता में शामिल हुए 5 भारतीय छात्रों ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर पुरस्कार प्राप्त किया। इनमें फरीदाबाद के अनिलेश बंसल, हिसार के सुरेन, मेरठ के छात्र अरहान अहमद और पुणे के चहल सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। वहीं मुंबई के ध्रुव अहलावत ने रजत पदक अपने नाम किया। भारतीय छात्र अनिलेश बंसल संपूर्ण प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे। इस बार की प्रतियोगिता में 52 देशों की 62 टीमों में कुल 298 छात्र शामिल हुए थे। ओलंपियाड भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा समर्थित कार्यक्रम है। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201309। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।